जो चैप्टर नंबर 2 है ये, अब इसमें हम एरर्स पढ़ने वाले हैं। एक नया टॉपिक है ये बिल्कुल, और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इजी टॉपिक है। एरर्स क्या होती है? मीजरमेंट में होती है। मीजरमेंट का मतलब होता है हम कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को जब किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपन उसको उसकी रीडिंग को लेते हैं तो उसको मीजरमेंट बोलते हैं, उस प्रोसेस को। जैसे मैं आपसे ये भी मीजरमेंट हो सकता है कि मैं आपसे इस बोर्ड की लेंथ मीजर करवाऊँ, ठीक है, आपको एक स्केल दे दूँ, रूलर, और आपसे कहूँ इस बोर्ड की लेंथ को मीजर करूँ, तो ये एक मीजरमेंट है लेंथ का। तो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ऑब्जर्वर। आप जो रीडिंग ले रहे हो उसको ऑब्जर्वर कहा जाता है, और जो अपन एपरेटस यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब रीडिंग लेता है तो उसको मीजरमेंट बोलते हैं। अब मीजरमेंट में एरर का क्या मतलब है? सपोज करो मैं 5 स्टूडेंट्स को खड़ा करता हूँ और मैं कहता हूँ इस बोर्ड की लेंथ को मीजर करके बताओ। सपोज करो कि इसकी लेंथ है 2.1 मीटर। इस बोर्ड की लेंथ कितनी है? 2.1 मीटर। अब एक बच्चा मुझे 2.0 मीटर मीजर करके दे रहा है, एक 2.2 मीजर करके दे रहा है, एक 2.3 मीजर करके दे रहा है, और एक 2.1 मीटर मीजर करके दे रहा है। तो 4 अलग अलग स्टूडेंट को जब मैंने मेजरमेंट कराया तो चारों ने मुझे अलग अलग रीडिंग मीजर करके दी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी मीजर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीजर करते हैं, एंड कंपेयर दीज मीजर्ड वैल्यूज। अब इनको कंपेयर करो, इन चारों को, ये एक जैसी है क्या? नहीं है। सम अनसर्टेनिटी फाउंड इन मेजरमेंट। अब देखो अनसर्टेनिटी है, इन चारों में से किसको सही माने? ये तो आपको पता ही नहीं है कि इसकी सही रीडिंग क्या है। ये 4 रीडिंग आपके पास आ गई हैं, अब इन चारों में से किसको सही माने ये हम नहीं कह सकते। यानी ये अनसर्टेनिटी है कि ये जो 4 रीडिंग हमें मिली हैं इनमें से सही कौन सी है, ये हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी आई है, अलग अलग रीडिंग आई है, इन अनसर्टेनिटी को, ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड है, इसी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? एरर। तो इसका मतलब है इन रीडिंग्स में एरर है, क्योंकि सारी रीडिंग अलग अलग है। एक जैसी होती चारों वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट जब एक्सपेरिमेंट करता है लैब में तो कुछ ना कुछ गलतियां करता है, उस गलती की वजह से उसकी रीडिंग सबकी अलग अलग आती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी की रीडिंग्स में आता है। तो रीडिंग्स में डिफरेंस आया है, ये अनसर्टेनिटी हो गई कि अब इनमें से रियल वैल्यू कौन सी है, इसमें से सही वैल्यू कौन सी है, ये हम नहीं बता सकते। तो हम बोलेंगे कि इन रीडिंग्स में क्या आ चुकी है? एरर आ चुकी है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं? एरर। और एरर है क्या? एक्चुअली एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड रियल वैल्यू। अब जैसे मैंने रियल वैल्यू आपको 2.1 मीटर बताई थी, तो एरर क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, ये मेजर्ड वैल्यू, ये रियल वैल्यू। तो कितना डिफरेंस आ गया? 0.1 का। 0.1 क्या है? एरर। इस वाली वैल्यू में 0.1 की एरर है। इस वाली वैल्यू में देखोगे तो इसमें भी 0.1 की एरर है। इसमें देखोगे इन दोनों को माइनस करके तो 0.2 की एरर है, और इन दोनों में 0 एरर। एरर 0 भी हो सकती है। अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है तो आप इस तरीके से एरर को निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस करके, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग्स में कितनी है। तो एरर है क्या? जैसे मान लो किसी नोट की गड्डी में 100 नोट हैं, अगर आपने 99 गिने तो कितनी एरर आ गई? 100 माइनस 99, यानी 1 नोट की एरर आ गई। तो एरर क्या है? जो रियल वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम एरर कहते हैं। तो एरर, दो बातें समझ गए, जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजरमेंट में, उस अनसर्टेनिटी को ही एरर कहा जाता है। और दूसरी बात, जो रियल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनका डिफरेंस एरर कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ इनका डिफरेंस निकाल के देखा माइनस करके, तो हमें ये एरर यहाँ पे मिल गई। एरर 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करें तो एरर मेनली 3 टाइप्स की होती है बच्चों। सिस्टेमेटिक, देखो फर्स्ट सिस्टेमेटिक एरर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड रैंडम एरर्स, और थर्ड है ग्रॉस एरर्स। ये 3 टाइप्स की होती है। अब सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है? इसका कॉज नोन होता है, मतलब हमें पता होता है कि ये एरर क्यों आई है। तो अगर आपको पता होगा कि एरर क्यों आई है तो आप इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस मतलब कम कर सकते हो। एरर को पूर्णतः तो हटाया नहीं जा सकता, 100% हम ये नहीं कह सकते कि एरर को हटा दिया। एरर को कभी भी 100% नहीं हटा सकते। एरर को क्या कर सकते हैं? केवल रिड्यूस। तो अगर आपको कॉज नोन है, नोन मतलब आपको उसका कॉज पता है कि ये एरर क्यों आ रही है, तो आप उस कॉज को हटा दो तो एरर भी कम हो जाएगी।
तो ये 4 तरीके से हुए। देखो सिस्टमेटिक एरर का कॉज नोन है। अब कॉज नोन है तो एरर कौन कौन सी हो गई? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया वही खराब है। खराब है तो क्या वो सही रीडिंग दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो आप क्या करोगे? अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। और अच्छा क्या होता है? जिसको आइडियल बोलते हैं। एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। अब अपन बाजार जाते हैं आलू लेने के लिए, तो आलू 2 तरीके से, या तो वो हाथ वाला तराजू और या फिर इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तोला जाता है। अब आप किस पर तोलना पसंद करोगे? हाथ वाले पे या इलेक्ट्रॉनिक पर? इलेक्ट्रॉनिक पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा अच्छी रीडिंग आपको बता के देगा, हाथ वाले में रीडिंग पता ही नहीं चलेगी कितनी है। तो अच्छा वाला जो एपरेटस होता है उसे आइडियल बोलते हैं। अब तौलने के लिए कौन सा? जो ग्रोसरी शॉप पे हमें मिलता है वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा है जो हमें आलू की दुकान पे तराजू हाथ वाला मिलता है। तो आइडियल एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा भी वेट डाल दो तो उसमें रीडिंग आ जाए। इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सेंसिटिव, जो थोड़ा सा भी मीजर कर ले। तो हमें अगर इंस्ट्रूमेंट खराब दिया है तो हमारी एरर आएगी, हमें इसका कॉज पता है, तो हम क्या करें? आइडियल और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लें, तो वो एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रिमूव तो होगी नहीं एरर, क्या होगी? रिड्यूस। तो पहली बात ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट खराब होगा तो एरर आ जाएगी। एक होती है पर्सनल एरर्स, ये आती है लेक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब मान लो लैब में एक एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं, एक तुम करते हो, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे वही एक्सपेरिमेंट मैंने हर साल 5, 6, 10 बार करता हूं, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं जब उस एक्सपेरिमेंट को करूंगा तो एरर कम आएगी। पर आप जब पहली बार उसको करोगे तो एरर बहुत ज्यादा आएगी। तो आपके कारण जो एरर आ रही है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर्स। जो ऑब्जर्वर होता है उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर्स। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है? बार बार एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि हम उसको और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें प्रैक्टिकल को, और धीरे धीरे हमारी एरर कम हो जाए। इसीलिए तो हम रिपीट करते हैं प्रैक्टिकल, एक बार में काम नहीं चलता। कम से कम 8-10 बार जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये वाली एरर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये आपकी वजह से, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से। थर्ड है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर भी किसी एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होते हैं? ह्यूमिडिटी जानते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इन सब का भी रीडिंग्स पर इफेक्ट पड़ता है। अब आप बॉइलिंग पॉइंट अगर यहाँ सरफेस पे यहाँ मीजर करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, लेकिन किसी पहाड़ पर जाके करोगे तो वही 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो एयर का प्रेशर पर जब हमने देखा इफेक्ट किस पर डाला? बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो प्रेशर उस पर इफेक्ट डालता है। अब आप कितने प्रेशर पर हो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा। तो ऐसे हर जितने भी अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। क्या क्या? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका ध्यान रखना है। अब बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर तो एसी लगे होते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करने की मशीनें लगी होती हैं, तो जिससे इन सबको कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारे डिफरेंस नहीं आए रीडिंग्स में और गलत रीडिंग हमारे पास ना आ जाए। ड्यू टू लेक ऑफ फुलनेस। अब क्या होता है? हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, एक्सपीरियंस बच्चे को बार बार करके एक्सपीरियंस दिला दिया, एक्सटर्नल फैक्टर एसी और प्रेशर पंप लगा के सही कर दिया, फिर भी एरर आ रही है ड्यू टू लेक ऑफ फुलनेस। ये सिर्फ ऐसी एरर है, ये तो आएगी ही आएगी। अब इसका हमें पता नहीं है क्यों आ रही है। मेजरमेंट, अब जैसे हम मान लो किसी टेम्परेचर, हमें एक गिलास गर्म पानी दिया गया और कहा गया इसका टेम्परेचर मेजर करो। अब आपने क्या किया? गर्म पानी को लिया, उसमें एक थर्मामीटर डाला, तो जितनी देर में आपने थर्मामीटर डाला उतनी देर में रेडिएशन बाहर निकल गए और वो पानी का जो टेम्परेचर था वो पहले से थोड़ा सा कम हो गया। तो जिस पानी का टेम्परेचर आपको नापने के लिए दिया गया था उससे अब वो टेम्परेचर कम आएगा क्योंकि रेडिएशन लगातार निकल रहे हैं। आप उनको रोक नहीं सकते। रेडिएशन को रोक लोगे क्या आप निकलने से? नहीं रोक सकते। अब जिस वाटर का टेम्परेचर आपको मेजर करना था वो कर पाए आप? नहीं कर पाए, क्योंकि उतनी देर में तो रेडिएशन बाहर निकल गए और टेम्परेचर उसका थोड़ा सा कम हो गया। तो हम हीट को मेजर कर रहे हैं आफ्टर रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस लगातार होता जा रहा है, उसको रोक नहीं सकते हो आप। रेडिएशन को दवा थोड़ी दोगे, रेडिएशन तो निकलेंगे बाहर। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं और रेडिएशन लॉस लगातार हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एरर आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। इसको बोलते हैं ड्यू टू लेक ऑफ फुलनेस। हम सब कुछ चेंज कर लें तो भी एरर आती ही आती है।
इसको बोलते हैं हम ड्यू टू लैक ऑफ फुलनेस। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है रैंडम एरर्स। ये पूरी सिस्टमेटिक एरर्स हैं जिनका कॉज हमें नोन था और जिनको हम रिड्यूस कर सकते थे। अब आता है सेकंड रैंडम एरर्स, कॉज आर नॉट नोन, जिसका कॉज हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि ये क्यों आ रही है। इन सब का कॉज हमें पता है, ये रेडिएशन की वजह से आ रही है, ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर की वजह से आ रही है, ये वो पर्सन की वजह से आ रही है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। अब इन सबको सही करने के बाद भी अगर एरर आ रही है और हमें पता ही नहीं है वो एरर क्यों आई, तो फिर उसे बोलेंगे रैंडम एरर्स। क्या बोलेंगे उनको? रैंडम एरर्स। कॉज आर नॉट नोन, हमें पता ही नहीं है क्यों आ रही है। क्या हम ऐसी एरर को कम कर सकते हैं जिसका पता ही नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं। कैन बी रिड्यूस बाई टेकिंग मीन वैल्यू ऑफ वेरियस रीडिंग्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसको रख करके। ऊपर का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको रैंडम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम सेपरेटली। इसको कम किया जा सकता है, मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। कौन सी वैल्यू? मीन। तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कैसे कम होती है सुनो। कॉज तो नोन है ही नहीं, पता ही नहीं है, कम कैसे करें? मान लो मैंने आपको कुछ नोट गिनने को दिए, अब एक बच्चे ने वो नोट गिने 99 और एक ने गिने 100। मुझे भी नहीं मालूम वो कितने थे। एक बच्चे ने 99 गिने और एक ने 100 गिने। अब बताओ कितने थे वो, 99 थे या 100 थे? आप बोलोगे सर 100 होंगे। मैं कहता हूं नहीं बेटा वो तो 99 थे, तुम्हें भी नहीं पता कितने थे। वो कितने थे? 99। तो 99 अगर रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू 99 थी, तो इसमें तो कोई भी एरर नहीं आई, पर इसमें 1 नोट की एरर आ गई। और अगर रियल वैल्यू 100 है तो इसमें 1 की एरर आएगी और इसमें 0 एरर आएगी। लेकिन हमें रियल वैल्यू पता नहीं है, एक्चुअली हमें पता ही नहीं है। अब हम क्या करें? इसको माने वैल्यू को या इसको माने? अगर हमने बाई चांस ये मान ली और ये है तो 1 की एरर आ जाएगी, और हमने ये मानी और रियल वैल्यू ये है तो भी 1 की एरर आ जाएगी। तो इनमें से कोई एक मानने पर हमें एरर ज्यादा मिल रही है, हम क्या करते हैं? इसका मीन निकाल लेते हैं। इसका मीन जब आप निकालोगे तो ये 99.5 आ जाएगा। इसको मानो आप, क्योंकि इसको मान लिया अगर, तो अगर ये भी है रियल वैल्यू तो भी 0.5 की एरर आ रही है, और अगर ये भी है रियल वैल्यू तो भी 0.5 की एरर आ रही है। इसको माना तो 1 की मैक्सिमम एरर 1 की मिल सकती है, इसको मानने पर मैक्सिमम एरर 1 की मिल सकती है, लेकिन 99.5 इसका एवरेज मानने पर एरर इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे वैल्यू ये हो चाहे वैल्यू ये हो। तो हमने जैसे ही इनका मीन निकाला, एरर ऑटोमेटिक कम हो गई कि नहीं हो गई? देखो पहले एरर ज्यादा थी, अब ऑटोमेटिक कम हो गई। तो एरर को कम करने के लिए हमें 5-6 रीडिंग लेके उसका मीन निकाल देना चाहिए इस तरीके से। तो जो मीन वैल्यू हमारे पास आती है वो वैल्यू हमारी बहुत ही कम एरर की होती है, ठीक है। उससे एरर अपने आप रिड्यूस होने लग जाती है। और अगर हम ये मीन नहीं निकालते तो हमें एरर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मीन निकालते ही टोटल जो भी वैल्यू आती है वो ऑटोमेटिकली एरर को कम कर देती है। 1 की एरर को 0.5 कर दिया इसने, ठीक है। तो अब जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और हमने A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे बहुत सारी रीडिंग ली, तो उन सबका मीन निकाल दो। ऐसे निकालते हैं मीन, सभी रीडिंग्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ रीडिंग। जो भी 5 रीडिंग है तो 5 का डिवाइड करो, 6 है तो 6 का डिवाइड कर दो। इस तरीके से रियल वैल्यू निकाल लो। और ये जो मीन वैल्यू है इसी को हम रियल बोल रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे रिड्यूस कर देती है एरर को, तो लगभग ये रियल के पास पहुंच जाती है। इसको लिखने का तरीका है, जैसे ये 1/n इसको तो बाहर लिख दिया। इस पूरे को, ये एडिशन है, एडिशन को हम समेशन से यूज कर, ये समेशन का साइन होता है जिसको सिग्मा भी बोलते हैं। सिग्मा के साइन से इसको समेशन को यानी एडिशन को शो किया जाता है। मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है, कहां से कहां तक? 1 से n तक का एडिशन हो रहा है। तो पहले हम 1/n को तो बाहर ले लेंगे, इस n को बाहर ले लिया। अब ये जो एडिशन है इसको हम सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा का मतलब ये क्वांटिटीज के एडिशन को शो कर रहा है। कहां से कहां तक का एडिशन है? 1 से n तक, तो एक इंटीजर मानेंगे 1 to n। ये इसकी लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट यानी कहां तक हो रहा है? n तक। 1 से n तक का एडिशन
इस साइन का क्या मतलब हो गया, एडिशन फ्रॉम 1 to n। इसके बाद हम फर्स्ट टर्म देखते हैं, और फर्स्ट टर्म में जहां भी 1 आ रहा होता है उस 1 की जगह i लिख देते हैं। तो यानी कि आप i की जगह पहले 1 लिखोगे a1, फिर i की जगह 2 लिखोगे a2। कब तक, जब तक लास्ट लिमिट नहीं आ जाती, इसको ऐड करते जाओगे। तो इसका मतलब होता है कि i की वैल्यू यहाँ पर 1 से n तक है, और हमें 1 से n तक की वैल्यूज को ऐड करना है। ये सिग्मा का मतलब एडिशन, कहां से कहां तक का, 1 से n तक का। और 1 से n तक हमें कहां पे लिखना है, a के साथ लिखना है, a1 a2। तो जहां पर हमें लिखना है, इस पहली टर्म में जहां पे 1 आ रहा हो वहां पे i लिख दिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक स्मॉल फार्मूला इसका बनाया जा सकता है। इसके बाद एक एरर आती है, अलग से सेपरेटली बनाया गया है इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इसमें आ रही है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रॉस एरर्स, थर्ड टाइप की एरर, ये केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको, भले ही अब मेरे को भी आता है, पर मान लो मुझे तो 5 मिनट में सिखाना है, मुझे दूसरा पीरियड लेना है, मान लो अब मेरे पास 5 मिनट बचे और मैंने जल्दी जल्दी उस एक्सपेरिमेंट को किया, तो मैं भी उसे सही नहीं कर पाऊंगा। तो ये है केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो प्रैक्टिकल कर रहा है वो केयरलेसनेस है उसमें, वो सही तरीके से रीडिंग नहीं ले रहा है। तो ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है उस समय पर। क्या क्या होता है, विदाउट एडजस्ट द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली, आपने इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट नहीं किया और आप रीडिंग लेने लग गए, ठीक है। आप एक तराजू वाले को भी देखते हो, पहले आप उसको देखोगे ना कि हाँ भाई तराजू उसका सही है कि खराब है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पहले एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें रीडिंग मिलती है। ये नहीं कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट उठाया और रीडिंग लेना चालू कर दिया। तो अगर आपने एडजस्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। उस एरर को क्या बोलोगे, ग्रॉस एरर, क्योंकि वो आपकी केयरलेसनेस से आई है। टेकिंग रीडिंग रॉन्गली, अब रीडिंग लेने का एक तरीका होता है। अब जैसे आलू ही तुलवा रहे हो तो आलू को पहले तराजू पे रखोगे, थैली में डाल के तराजू पे रखोगे, अब उसको देखोगे तौल के। तो तरीका ही, अब ऐसा थोड़ी है कि उस तराजू तो साइड में रखा और आलू साइड में रखे और आप सोच रहे हो आगे आलू के रीडिंग ले ली हमने। तो हर रीडिंग को लेने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही रीडिंग को लिया जाता है। अगर आपने वो तरीका अप्लाई नहीं किया है तो आपकी रीडिंग गलत हो सकती है। थर्ड, राइट द ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली। अब हमें मिला तो था मान लो 267.5, किसी बच्चे को ये रीडिंग मिली है एक एक्सपेरिमेंट में और वो लिख रहा है 265.7। ये 5 और 7 को उसने पलट दिया, तो उसने क्या करा, रीडिंग लिखते समय गलती कर दी, तो ये केयरलेसनेस हो गई उसकी। तो इस तरीके की जो एरर है, जो ऑब्जर्वर की उसको आता तो एक्सपीरियंस तो है, उसको जो एक्सपीरियंस की कमी से हो रही थी वो तो पर्सनल एरर्स थी। अब जो उसकी केयरलेसनेस से हो रही हैं वो है ग्रॉस एरर्स। तो ये ग्रॉस एरर्स केयरलेसनेस से होती हैं। जो भी अब आप कैलकुलेशन गलत कर दो तो यहाँ पे आ जाओगे आप, पर्सनल एरर में नहीं आएगा कैलकुलेशन की गड़बड़। कैलकुलेशन की गड़बड़ ग्रॉस एरर में आएगी। पर्सनल एरर में तो केवल कब आएगा, जब आपको एक्सपेरिमेंट करना आता ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो एरर किस जगह पे आएगी, पर्सनल एरर्स में। और अगर आपको आता है फिर भी आप गलती कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस एरर्स। तो ये पूरे टाइप्स ऑफ एरर्स और एरर क्या होती है मेजरमेंट में, इसको समझना जरूरी था, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजिक्स में तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरर कितने टाइप की होती है और वो उस प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ पे आ सकती है। इसलिए आपको ये पूरा पढ़ाया गया है आज इसको रिपीट करो 1-2 बार, इस वीडियो को देखना, आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि एरर्स क्या होती है।